दशकों का संघर्ष, हजारों की हत्या, दर्जन भर शहरों का खंडहर होना, कई कमांडर का मारा जाना, कई देशों का संघर्ष में कूदना। क्या इजराइल और हमास के बीच की जंग खत्म होने वाली है या फिर अब ये जंग कई देशों के बीच छिड़ने वाली है? इजराइल ने फिर हमास के नेता की हत्या कर हमास की कमर तोड़ दी है। इससे अरब देश बिलबिला गए, वो इजराइल के खात्मे की धमकी दे रहे हैं। तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज है या फिर हमास के अंत का काउंटडाउन? आज हम आपको बताएंगे कि हानिया और कमांडर मोहम्मद दाइफ की हत्या के बाद कैसे इजराइल ने हमास के एक और कमांडर याह्या सिनवार की हत्या कर दी। साथ ही बताएंगे कैसे विश्व में इस हत्या के बाद तनाव की स्थिति बन चुकी है। और चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कौन है याह्या सिनवार, उसके बारे में बात करते हैं और उसके विस्तार से आपको बताते हैं कि आखिर ये है कौन। देखिए, साल 1968 में इसका जन्म हुआ और गाजा पट्टी का कार्यकारी प्रधानमंत्री ये बना और उसके बाद 1982 करे तो 1982 में विध्वंसक गतिविधि में ये गिरफ्तार भी हो चुका है। सिनवार को खान यूनुस का कसाई उपनाम भी दिया गया और 24 साल इजराइल की जेल में भी इसने बिताए हैं। किस तरह से ये खूंखार था और उससे समझा जा सकता है कि एक तो खान यूनुस का कसाई, इसे ये उपनाम दिया गया था, तो दूसरी तरफ जेल में भी इसने 24 साल बिताए इजराइल के जेल में। 2006 में हमास ने इजरायली सैनिक अगवा किए थे और सैनिक के बदले 2011 में सिनवार की यहां पर रिहाई की गई थी। सैनिक के बदले 2011 में रिहाई की गई, यानी आप समझा जा सकता है कि कितना खूंखार ये था और किस तरह से शुरुआती तौर से ये विध्वंसक गतिविधि में शामिल रहा और इसलिए इसकी गिरफ्तारी भी इसे लेकर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि याह्या सिनवार और हमास, इनका आखिर क्या रिलेशन है। देखिए, याह्या सिनवार, हानिया की हत्या के बाद सिनवार को हमास का प्रमुख बनाया गया था और सिनवार को इजराइल में हुए कत्लेआम का मास्टरमाइंड भी माना जाता है। हमास के लड़ाकों ने 1200 इजरायलियों को मौत की नींद सुला दिया था। इसके अलावा अगर बात करें, करीब 250 लोग बंधक बनाकर गाजा भी लाए गए थे और याह्या सिनवार को कई नामों से भी जाना जाता है। बहुत खतरनाक ये है और किस तरह से हमास से इसका जुड़ाव हुआ वो इसे समझा जा सकता है। 250 लोगों को इसने बंधक बनाकर पहले गाजा लाया गया और याह्या सिनवार को कई नामों से जाना जाता है। उसमें कोई हमास का उसामा बिन लादेन इसे कहता है तो कोई खान यूनुस का जल्लाद कहता है और इजराइल उसे आतंक का हिटलर कहता है। गाजा में फैला टनल नेटवर्क उसकी ताकत है जिसमें उसके कई राज दफन भी हैं। याह्या ने हमास के संस्थापक शेख अहमद यासीन का पहले भरोसा जीता था। 1987 में हमास की स्थापना के 2 साल बाद याह्या ने अंदरूनी सुरक्षा संगठन अल-मस्द की स्थापना की और तब सिनवार महज 25 साल का था। इससे अंदाजा लगाइए कि एक 25 साल का जहां एक युवक होता है जो अभी जिंदगी को समझ रहा होता है, उस वक्त तक याह्या सिनवार कितना खूंखार हो चुका था, इससे समझा जा सकता है। और चलिए, अब तक हमास के 6 बड़े नेताओं की इसने हत्या भी की। अब वो भी एक बार देख लेते हैं, नजर डाल लेते हैं उस पर कि आखिर वो कौन से 6 बड़े नेता थे, उन पर भी नजर डालते हैं क्योंकि अब तक 6 बड़े नेताओं की उसने हत्या की, जिसमें मार्च 2004 में हमास के फाउंडर अहमद यासीन की हत्या की गई थी। सबसे पहले मार्च 2004 में, देखिए 2004 से इसकी शुरुआत हो चुकी थी और ये 6 बड़े नेता है जिनकी हत्या हुई। अप्रैल 2004 की बात करें तो हमास के को फाउंडर रहे अब्देल अजीज रंतीसी, इसकी भी हत्या हुई। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद जनवरी 2020 की अगर हम बात कर ले तो जनवरी 2020 में हमास के मिलिट्री लीडर याह्या अय्याश की हत्या की गई। ये जनवरी 2020 में तीसरा मर्डर था, तीसरी हत्या। इसके बाद अगला चेहरा और अगला नाम देखते हैं। ये देख सकते हैं आप, जनवरी 2024 से फिर सिलसिला शुरू होता है जहां हमास की सीनियर लीडर सालेह अल अरूरी की हत्या की जाती है। सालेह अल अरूरी, तस्वीर आप देख सकते हैं, जनवरी 2024 में इसकी हत्या की जाती है और उसके बाद 2024 में ही, यानी इसी साल जुलाई में हमास का पॉलिटिकल चीफ रहा इस्माइल हानिया की भी हत्या की जाती है जुलाई 2024 में, यानी इसी साल
2 महीने पिछली बात कर ले तो हमास का ये पॉलिटिकल चीफ था इस्माइल, जिसकी हत्या हुई और इसके बाद अगस्त 2024 यानी मोहम्मद दाइफ हमास का मिलिट्री चीफ रहा है और मोहम्मद दाइफ की भी हत्या की गई। तो इस तरह से कुल 6 यहां पर हत्याएं की गई थी और किस तरह से ये और ज्यादा खूंखार हुआ, नरसंहार की भी इसने किस तरह से इजराइल में साजिश रची थी। चलिए अब उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर किस तरह से साजिश रची गई। इजराइल में नरसंहार की साजिश रची थी, कैसे वो बताते हैं आपको। देखिए, सिनवार 80 के दशक के अंत में हमास का सदस्य बना था, लेकिन बहुत तेजी से उसने अपनी एक अलग भी पहचान बना ली थी, बहुत कम वक्त में और बहुत तेजी के साथ। हमास के आंतरिक खुफिया तंत्र के संस्थापकों में से एक ये बन गया था, यानी जो आंतरिक खुफिया तंत्र के संस्थापक होते उनमें से ये एक शामिल था और इसे मजद के नाम से भी जाना जाता है। उसने इजराइल को खत्म करने की कसम खाई हुई थी कि कैसे भी बस इजराइल को खत्म करना है। और 7 अक्टूबर हुए नरसंहार की पूरी साजिश इसने रच डाली, क्योंकि पहले ही इसने तय कर लिया था, कसम खा ली थी कि मुझे खत्म करना है इजराइल को और कैसे भी किसी भी हद में जाकर। और यही वजह रही कि जब 7 अक्टूबर का दिन इसने मुकर्रर किया और नरसंहार की पूरी साजिश यहां पर याह्या सिनवार ने रची थी। अब इसी से समझा जा सकता है कि देखिए याह्या सिनवार कितना ज्यादा खूंखार था, उस पर भी एक नजर डाल लेते कि आखिर इसने किस तरह से एक अलग पहचान बनाई, लेकिन पॉजिटिव नहीं नेगेटिव वे में। कैसे खतरनाक ये बना। 7 अक्टूबर के बर्बर हमले का ये मास्टरमाइंड था, जिसका जिक्र अभी हमने किया। इजराइल का वजूद मिटाने का इसका मंसूबा था कि किसी भी तरह इजराइल का वजूद मिटाना या इजराइल को निस्तनाबूद करना है। फिलिस्तीनी मुखबिरों की भी हत्या में इसका हाथ रहा है, यानी फिलिस्तीनी मुखबिर जो थे उनकी भी हत्या जो की उसमें भी ये शामिल रहा है। क्रूर हिंसक प्रवृत्ति का है, विचारों से भी ये बेहद कट्टर है, ये भी नजर आता है, क्योंकि हम जिस तरह से इसके इतिहास और सिलसिलेवार चीजें समझ रहे हैं उससे ये नजर आता है कि कितना ज्यादा ये क्रूर था, हिंसक था, इसके मंसूबे कितने ज्यादा नापाक रहे हैं। क्रूर हिंसक प्रवृत्ति, विचारों से भी बेहद कट्टर, वो नजर ही आ रहा है कि किस तरह से इसने प्लानिंग भी रची मारने की और नरसंहार तक किया। और खान यूनुस के जल्लाद के नाम से ये कुख्यात है। अब सोचिए किसी को टाइटल ही ये दे दिया जाए तो समझा जा सकता है कि वो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो ये बेहद अहम है। जब याह्या सिनवार की बात करते हैं तो खूंखार कितना ज्यादा था। हालांकि हम सिलसिलेवार आपको बता रहे हैं, एक एक पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इसी को देख लिया जाए कि किस तरह से इसने नरसंहार किया, और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो किसी भी हालत में किसी भी हद में जाकर इजराइल को खत्म करना चाहता था, निस्तनाबूद करना चाहता था। और यही वजह कि 7 अक्टूबर की बर्बर हमले का जो मास्टरमाइंड था वो ये खुद था। इसी ने पूरी साजिश रची, इजराइल का वजूद मिटाने का ही इसका मंसूबा था और इसी के तहत ही उसने ये साजिश रची, जिसमें कामयाब भी रहा। फिलिस्तीनी मुखबिरों की भी हत्या की जब बात आई तो उसमें भी इसका हाथ होना बताया गया, यानी ये भी इसमें शामिल था। तो दूसरी तरफ अब इसकी देखिए प्रवृत्ति समझी जा सकती है, जिस तरह से इसने ये पूरी प्लानिंग की, नरसंहार तक को अंजाम दिया। वजह ये थी कि क्रूर हिंसक प्रवृत्ति का ये हमेशा से रहा है, विचारों से भी ये बेहद कट्टर रहा है। इसके विचार भी बेहद कट्टर, जो सोच लिया समझ लिया, लेकिन हर चीज उल्टी, हत्या, खत्म करना, साजिश रचना, नरसंहार तक को अंजाम दे देना, ये इसकी फितरत में रहा। तो वहीं इससे समझिए खान यूनुस के जल्लाद के नाम से कुख्यात था। जल्लाद किसे कह सकते हैं, ये नाम, ये टाइटल इसे दिया गया क्योंकि इसके विचार ही ऐसे रहे हैं और सिर्फ खत्म करना, खात्मा करना, हत्या करना, ये सब इसके लिए बहुत ही मामूली बात थी। अब चलिए सिनवार को दुश्मन नंबर 1 क्यों मानता है इजराइल, वो भी जान लेते हैं कि आखिर क्यों इजराइल की नजर में ये दुश्मन नंबर 1 है। क्योंकि मंसूबे तो इसके भी इजराइल को खत्म करने को लेकर थे, लेकिन इजराइल भी इसे अपना दुश्मन नंबर 1 क्यों मानता है वो भी देखिए। देखिए, सिनवार को इजराइल 7 अक्टूबर को हमलों का मास्टरमाइंड बताता रहा है कि जो 7 अक्टूबर को नरसंहार हुआ, जो हत्याएं हुई, उसका मास्टरमाइंड यही था। इस्माइल हानिया की मौत के बाद सिनवार को हमास की कमान मिली थी और इससे पहले वो इसकी सुरक्षा शाखा का जिम्मा संभालता था और अपनी क्रूर रणनीति के लिए ही यह हमेशा से जाना जाता था, जिस तरह की इसकी क्रूर रणनीति रही है। और यही वजह है कि इजराइल भी इसे अपना नंबर 1 दुश्मन मानता है। 7 अक्टूबर को इजराइल में जो मास्टरमाइंड, जो नरसंहार हुआ था, उसका मास्टरमाइंड इजराइल इसे मानता है, ये एक वजह रही है। इस्माइल हानिया की मौत के बाद सिनवार को ही हमास की कमान मिली थी और इससे पहले वो इसकी सुरक्षा शाखा का जिम्मा संभालता था और यही वजह है कि अपनी क्रूर रणनीति के लिए ही इसे जाना जाता था। कभी भी कुछ भी कर सकता है और ये धीरे धीरे जब चीजें सामने आने लगी तो इसकी ये तस्वीर और ये जो नकाब था वो भी हटता गया। लेकिन अहम ये भी हो जाता है कि 2015 में अमेरिका ने घोषित किया था ग्लोबल टेररिस्ट। आखिर इसे क्यों ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया,
वो जारी है। देखिए 2015 में अमेरिका ने इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। 1988 में इजरायली एजेंसियों द्वारा याह्या सिनवार को गिरफ्तार किया गया था। पहली गिरफ्तारी 1988 में हुई और उस वक्त याह्या की उम्र महज 19 साल थी। उसके खिलाफ केस चला और उसे 4 बार आजीवन कारावास की सजा तक सुनाई गई। 2011 की बात करें तो इजराइल और हमास के बीच एक डील हुई थी। उस डील के तहत ही इसे रिहा कर दिया गया, यानी रिहाई मिली उस डील की वजह से। 2015 में अमेरिकी विदेशी विभाग ने इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था और कुछ समय पहले ही फ्रांस ने उसकी संपत्ति फ्रीज भी कर दी और उसे अपनी राष्ट्रीय प्रतिबंध सूची में शामिल कर दिया था। और इतने प्रतिबंध और विरोध के बावजूद भी उसका रसूख कम नहीं हुआ। और इससे समझिए और इससे आंका जा सकता है कि कितना ज्यादा ये खतरनाक था, षड्यंत्रकारी था, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी रसूख वैसे ही कायम था, जेल में बंद था। यहां पर ग्लोबल टेररिस्ट तक घोषित किया गया था। कुछ समय पहले ही फ्रांस ने उसकी संपत्ति को फ्रीज भी कर दिया और अपनी राष्ट्रीय प्रतिबंध सूची में इसे शामिल भी कर दिया। लेकिन इतना सब प्रतिबंध होने के बाद, इतना ज्यादा विरोध होने के बावजूद भी याह्या के रसूख में जरा भी कमी नहीं आई। अब देखिए सिनवार की क्रूरता के कुख्यात किस्से हैं, बहुत सारे किस्से हैं और जरा वो भी जान लेते हैं कि आखिर किस तरह के किस्से हैं, किस तरह से लोग उसे जानते हैं और उसकी क्रूरता से कितने ज्यादा सहमे हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए एक शख्स को जिंदा दफन करवाया था याह्या ने और उस पर इजराइल के लिए जासूसी करने का शक था और सिर्फ इस शक की वजह से उसने उसे दफन करवा दिया और उस पर इजराइल के लिए जासूसी करने का शक था और इसके लिए ही उसने कुदाल का इस्तेमाल नहीं किया था। यानी कुदाल का इस्तेमाल इसके लिए नहीं किया बल्कि चम्मच से कब्र खोदने का आदेश आरोपी के ही भाई को दिया था। यानी आरोपी का भाई ही चम्मच से उसके लिए कब्र खोदता रहा। 2015 में उसने हमास के कमांडर को भी बुरी मौत दी थी। 2015 में तो उस पर समलैंगिकता और रुपयों की हेराफेरी का भी आरोप था। तो जब जैसे किसी इवन शक के आधार पर भी, जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं कि जिंदा सिर्फ इसलिए दफन करवाया था क्योंकि उस पर जासूसी का उसे शक था कि ये जासूसी कर रहा है और उसके लिए कोई कुदाल का इस्तेमाल नहीं किया गया था, तो समझिए उसी के भाई को ही कब्र खोदने के लिए कहा गया और जब खोदा भी जा रहा था तो उसका इस्तेमाल कुदाल से नहीं बल्कि एक चम्मच से किया गया। चम्मच के उसके भाई ने ही उसके लिए कब्र खोदी। 2015 की बात करें तो उसने हमास के कमांडर को भी बुरी मौत दी थी और उस पर समलैंगिकता और रुपयों की हेराफेरी का भी आरोप लगा था। लेकिन इतना ज्यादा खतरनाक तो ये याह्या था ही, लेकिन चकमा देकर बच निकलने में भी सिनवार माहिर था, बहुत ज्यादा माहिर था। और वो कैसे, वो आपको बताते हैं। देखिए सिनवार को इजराइल ने कई बार मारने और पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो हर बार बच निकलने में कामयाब रहा। सिनवार ने जंग के बाद इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया था। सिनवार अपनी बात पहुंचाने के लिए मानव कुरियर सिस्टम का इस्तेमाल करता था और वो लोगों के जरिए अपने संदेश कुरियर कराता था। हालांकि ये मानव कुरियर सिस्टम काम कैसे करता है इसके बारे में अधिकारियों के पास हालांकि कोई जानकारी नहीं है। ये सिस्टम अभी भी रहस्यमयी पहेली बना हुआ है और अभी भी रहस्य कायम है कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता था, कैसे सिनवार इसका इस्तेमाल करता था। और यही वजह है कि जब इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी तो चकमा देकर बच निकलने में भी सिनवार माहिर रहा है। और इजराइल ने भी कई बार इसे मारने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद, इतने मजबूत होने के बावजूद इजराइल ना उसे पकड़ सका ना उसे मार सका था उस वक्त। और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करना इसने पूरी तरह से छोड़ दिया था क्योंकि इसे पता था कि अगर वो इस्तेमाल करेगा तो ये फंस सकता है या इनकी गिरफ्त में आ सकता है। और यही वजह है कि इसने उसे छोड़ दिया, बल्कि मानव कुरियर सिस्टम का इस्तेमाल ये करने लगा। लोगों के जरिए ये अपने संदेश को कुरियर कराता। ये मानव कुरियर सिस्टम काम कैसे करता है, हालांकि इसके बारे में अधिकारियों के पास भी कोई जानकारी नहीं थी, किसी को कुछ नहीं पता कि कैसे काम करता है, इसका सिस्टम क्या है। और यही वजह है कि अभी भी रहस्यमयी पहेली ये बना हुआ है जिसे कोई अब तक सुलझा नहीं सका। अब इससे समझिए कि याह्या सिनवार कितना ज्यादा खतरनाक था, जिसे कोई जल्लाद कहता था, कोई खूंखार कहता था और इजराइल तक को चकमा देने में ये कामयाब रहा। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर सिनवार की मौत कैसे हुई। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कैसे सिनवार की मौत हुई और इसे हम डिटेल से देखते हैं कि आखिर सिनवार जो कि इतना ज्यादा खूंखार था, इतने ज्यादा बड़ा जल्लाद था, लोगों को मारने में उसे जरा भी डर नहीं लगता था और बहुत कम उम्र से ही किस तरह से आतंक की दुनिया में उसने पैर रख दिया था और इजराइल भी उसे अपना दुश्मन नंबर 1 मानता था। लेकिन कैसे सिनवार की मौत हुई, चलिए वो भी जान लेते हैं कि आखिर ये जो इतना जल्लाद था इसे मारने में कामयाबी कैसे मिली, कैसे इसकी मौत हुई। देखिए इजराइल ने कुछ दिन पहले गाजा में एक स्कूल पर हमला किया था। इजराइल ने यह हमला गाजा में किया था और यहां हमास का कमांड सेंटर था।
इसके बाद जब यहां पर हमला हुआ तो इस अटैक में 22 लोग मारे गए थे। 22 लोगों की मौत इस अटैक में हुई थी जो गाजा में अटैक किया गया, और सिनवार की मौत भी इसी एयर स्ट्राइक में हो गई। वहां इसकी मौजूदगी थी और सिनवार की मौत भी इसी एयर स्ट्राइक में हुई थी जो इजराइल ने हमला किया था गाजा में, और उस वक्त सिनवार की भी मौजूदगी वहां पर थी और इसी एयर स्ट्राइक में वो भी धराशायी हुआ और इस तरह से सिनवार की यहां पर मौत हुई। सिनवार को मारने में इजराइल कामयाब रहा। लेकिन सवाल यह भी कि सिनवार ही क्यों चुना गया हमास का चीफ? हमास का चीफ किसी और को भी बनाया जा सकता था, फिर सिनवार ही क्यों चुना गया? उसके पीछे भी बेहद अहम वजह है, चलिए वो भी जान लेते हैं। सिनवार को चुना क्यों गया और उसके पीछे की वजह यह है कि आमतौर पर किसी चीफ के मरने के बाद उसकी जगह डिप्टी चीफ लेता है। यह नियम है कि अगर कोई चीफ मरता है तो डिप्टी चीफ उसकी जगह लेगा। लेकिन हमास के डिप्टी चीफ रहे सालेह अल अरूरी की हत्या इसी साल जनवरी में हो गई थी और इजरायली सेना ने हमास के नंबर 2 नेता को भी मार दिया था। यानी हमास की पॉलिटिकल विंग में नंबर 1 और नंबर 2 दोनों की कुर्सी खाली हो चुकी थी। इजराइल की जंग का गाजा की स्थिति को सिनवार से बेहतर समझ सकता था और ऐसे में उसे चीफ बनाया गया था। यही वजह थी कि सिनवार को ही चुना गया, क्योंकि इजराइल की जंग का गाजा की स्थिति को अगर कोई बेहतर समझ सकता था तो वो सिनवार ही था। और क्योंकि नंबर 1 और नंबर 2 दोनों ही कुर्सियां खाली थी और ऐसे में जिम्मेदारी किसे दी जाए, तब चुना गया सिनवार को और सिनवार को बनाया गया वहां चीफ। लेकिन लादेन की तरह प्लेबुक का इस्तेमाल सिनवार भी करता था और जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं और अब तक के सिलसिलेवार सिनवार को लेकर जो कहानी हम बता रहे हैं, जो स्थिति रही है और कितना खूंखार वो रहा है, उससे ये समझा जा सकता था कि वो अलग था दूसरों से। ऐसे ही वो जल्लाद नहीं बन गया, ऐसे ही वो खूंखार नहीं बन गया और इतनी कम उम्र से जो इस आतंक की दुनिया में कदम रख दिया हो और इतना ज्यादा खतरनाक हो, तो कुछ तो अलग होगा। और यही वजह है कि लादेन की तरह प्लेबुक का इस्तेमाल सिनवार करता था। क्यों, वो समझते हैं। देखिए, लादेन की तरह प्लेबुक का इस्तेमाल सिनवार भी करने लगा था। लादेन ने अपने संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए प्लेबुक बनाई हुई थी और अमेरिका में भी जब 9/11 का हमला हुआ था तो उस हमले को अंजाम देने के बाद वो इसी प्लेबुक का इस्तेमाल कर रहा था। लादेन हमेशा से इसी प्लेबुक और खासतौर से 9/11 के हमले के बाद, और इस प्लेबुक में आतंकियों के सीक्रेट ठिकानों, उनके काम करने के तरीकों, संगठन के टॉप लीडर से जुड़ी जानकारियां शामिल होती हैं। सिनवार भी गाजा में हमास के ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए प्लेबुक का ही इस्तेमाल करता था। लादेन अपने आखिरी सालों में अकेला पड़ गया था और उसने अपने आप को एक दायरे में सीमित कर लिया था, लेकिन सिनवार गाजा में मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा था। लादेन ने तो अपने आप को सीमित किया, लेकिन सिनवार जो कि प्लेबुक का इस्तेमाल वो भी करता था। और प्लेबुक बहुत अहमियत इसलिए रखती ताकि जो जरूरी इंफॉर्मेशन है, जो बहुत ज्यादा सीक्रेट होनी चाहिए, वो खुद तक रहे, किसी और तक ना पहुंचे। और यही वजह है कि लादेन भी इसका इस्तेमाल करता था और सिनवार भी इसी ट्रैक में जा रहा था। सिनवार भी इसका इस्तेमाल कर रहा था और यही वजह है कि जब सिनवार भी गाजा में हमास के ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए प्लेबुक का इस्तेमाल करता था और लादेन हालांकि अपने आखिरी सालों में अगर बात करें बहुत अकेला पड़ गया था और उसने अपने आप को एक बहुत ही सीमित दायरे में कैद कर लिया था, लेकिन सिनवार गाजा में मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा था उसी खुफिया तरीके से। और यही वजह है कि शुरुआती तौर से क्यों कम उम्र में आतंक की राह पे वो आगे बढ़ा, इतना ज्यादा खूंखार होने के बाद भी किस तरह से नरसंहार को उसने अंजाम दिया, यहां तक कि इजराइल भी उसे अपना दुश्मन नंबर 1 मानने लगा। और इतना ज्यादा वो चालाक था कि वो इजराइल की पकड़ से भी दूर था और कहीं ना कहीं से वो निकल जाता था, गिरफ्त में नहीं आता था। लेकिन एक हमले में, स्ट्राइक में उसकी मौत होती है, वो चीफ भी बनता है और कहीं ना कहीं प्लेबुक का इस्तेमाल करता है सिर्फ इसलिए कि जो सीक्रेट्स है वो उस तक रहे। और इससे समझा जा सकता है कि ये जो सिनवार था, उसका जो ये सफर था वो किस तरह से रहा और खात्मा इसका आखिरकार हुआ है। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, क्योंकि फिर मुलाकात होगी नई तस्वीर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।